रियासत लुटे सुल्तान न तुम्हारी बुलबुल आधी जान आधी सदी की आधी नदी के दुनिया की जरूरत किसी भी शहर की बिजली है। इतने भयंकर कटियाबाज हैं तो इलाके में कटिया ऐसी डाल देंगे शायद इतना बड़ा आंधी आ जाए तूफान आ जाए कटिया मेरी हिल नहीं सकती है। उजड़ी रियासत लुटे सुल्तान न तुम्हारी बुलबुल आधी जान। कहाँ कटिया लगी है सब आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं है तो ले लीजिए, मैं सभी के खिलाफ एक्शन लूंगी। उजड़ी रियासत लुटे सुल्तान न तुम्हारी बुलबुल आधी जान। कसर गई और फसल बची है जट के डाल धतूरा और आगे मुझे चिराग डाले पूरा कान पूरा भैया कान पूरा पूरा कान पूरा भैया पूरा कान पूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ और हम बात कर रहे हैं आज एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की। भारत में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक पूरी फीचर फिल्म की तरह से बड़े पैमाने पर रिलीज़ हो। इस फिल्म का नाम है कटियाबाज और इस फिल्म का जिसको कहा जाए सूत्र वाक्य वो है कानपुर की बिजली का राज कटियाबाज। दरअसल CNBC आवाज़ पर हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं इस फिल्म की क्योंकि पावर सेक्टर की क्राइसिस की बात लगातार हो रही है। इस वक्त की सरकार भी कह रही है कि हम इसमें सुधार लाने के लिए बहुत सारे काम करने वाले हैं। एक सही वक्त पर यह फिल्म आई है जो हमको चौंकाती है, बहुत मनोरंजन करती है और ये बताती है कि किस तरह से कलेक्टिवली हम में से 1/4 लोग मुफ्त की बिजली की जो चोरी कर रहे हैं, करीबन 1/3 लोग, वो बिजली अगर चोरी न हो तो पूरे देश के जो गांव और गरीब लोग हैं उनके घर रोशन हो सकते हैं। हमारे साथ मेहमानों का जो पैनल है उसमें 2 फिल्म के डायरेक्टर हैं। फहद मुस्तफ़ा, मेरी बाईं तरफ से परिचय शुरू करा रहा हूं मैं, फहद मुस्तफ़ा और दीप्ति कक्कड़। इन दोनों ने ये फिल्म बनाई है और दोनों एक प्रकार से NGO से या अपनी पढ़ाई से जुड़े हुए थे इसलिए फिल्म बनाई है, मूल रूप से फिल्म बनाने का इरादा इनका नहीं था। फहद कानपुर से आते हैं और आशीष खन्ना वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए हैं और लीड एनर्जी स्पेशलिस्ट हैं साउथ एशिया के। कई वर्षों से ये काम कर रहे हैं कि बिजली की चोरी कैसे रोकी जाए और सुधार कैसे लाया जाए। और इस फिल्म को सपोर्ट किया है अनुराग कश्यप ने और विक्रमादित्य मोटवानी ने, क्योंकि ये जब फिल्म इन्होंने देखी तो इनको बहुत दिलचस्प तो लगी ही, लेकिन कुछ और तरीके से भी ये रिलेट कर रहे थे। इसकी चर्चा शुरू करते हैं। पहले अनुराग आपसे, आपका बिजली से क्या ताल्लुक और इस फिल्म से क्या ताल्लुक? मेरा बिजली से ये ताल्लुक है कि मेरे पिताजी यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में रहे हैं। वो सिविल इंजीनियर थे और उनके जगह जगह जितने भी पावर हाउस प्लांट्स यूपी में बने हैं, जब वो सेटअप होते थे मेरे पिताजी वहाँ भेजे जाते थे। तो विद्युत नगर टांडा का उन्होंने सेटअप किया, अनपरा है, ओबरा है और फाइनली वो DM रिटायर हुए। तो मैंने देखा है महीनों महीने जब तनख्वाह नहीं आती थी घर में और वो बैठते थे और बोलते थे यार ये लोग को कहाँ से बिजली का चोरी कहाँ से कैसे रोका जाए। उसके भी ठेकेदार होते थे जो चोरी करवाते थे। तो मुझे वो सब बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैंने दूसरी साइड देखी है, उनकी फ्रस्ट्रेशन देखी है। क्योंकि वो पावर हाउस में तो उनको तो फिर भी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन जो लोग फील्ड में होते थे वहाँ पे उनकी तो महीनों तक नहीं आती थी। तो वो मुझे पता है। दूसरा जब कटियाबाज देखी मैंने तो एक तो फिल्म का जो कॉन्टेक्स्ट है मुझे समझ में आता है। मेरे अभी भी रिश्तेदार है जो कानपुर में जगह जगह पूरे यूपी में है चोरी होती है। और दूसरा ये कि जो कैरेक्टर है लोहा सिंह को जब आप देखते हैं तो आपको इतने सालों से लगता था कि वो कौन है जो ये करता है। उस आदमी को एक चेहरा मिलता है और जब उस आदमी को आप देखते हैं तो आप हंसने लग जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसके बिना तो हमारा हमारी सोसाइटी चल ही नहीं सकती जी। ये सोसाइटी की देन है। लोहा सिंह जो है ये इसकी जरूरत है और लोहा सिंह नहीं होगा, उसका नाम लोहा सिंह नहीं होगा तो कुछ और होगा, लेकिन होगा जरूर। ये कटियाबाज जो है ये अनिवार्य हिस्सा है हमारे समाज का। विक्रम, आमतौर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्में बहुत लोग बनाते हैं, अच्छी फिल्में होती हैं, लोगों तक पहुंच नहीं पाती, ये एक बड़ी समस्या है। तो आपने भी जब सपोर्ट करने की सोची और आप दोनों प्रेजेंटर हैं इस मूवी के, आपने इसमें खास क्या देखा? जी, पिक्चर जब देखी मैंने तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। लगा था एक पहली बार देख रहा था कि एक डॉक्यूमेंट्री जो बनी है जो इतनी सीरियस नहीं है, आपको मतलब लेक्चर नहीं दे रही है, बहुत ही एंटरटेनिंग है। कैरेक्टर कमाल के हैं, हीरो भी है पिक्चर में, विलन भी है पिक्चर में। हीरो कौन है विलन कौन है वो पिक्चर देखे पता चलता है। बट एक एंगेजिंग लेवल की एक पिक्चर है और ये भी है कि हम सब गुजर चुके हैं ना कि एक पावर कट से या पावर फेलियर से, तो एक आइडेंटिफिकेशन भी होती है पिक्चर से। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगी कि ये पिक्चर मतलब कुछ तो करना ही चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी विल आइडेंटिफाई विद द फिल्म। तो अनुराग को मैंने पिक्चर दिखाई, विकास को पिक्चर दिखाई, ऑफिस में फैंटम को सब दिखाई, सब लोगों ने बोला हाँ करते हैं कुछ। तो सोचा कि ये एक पिक्चर है जो मतलब लेट्स प्रेजेंटेड लाइक अ फीचर फिल्म, डोंट कैसे ऐसे नहीं कि डॉक्यूमेंट्री है और तो कम देखो, नहीं, एंटरटेनिंग फिल्म है, अच्छी फिल्म है, बहुत फन फिल्म है। तो प्लीज़ जाके थिएटर में देखिए। वी वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म। वी जस्ट थॉट दैट कि क्यों ना
दुनिया क्यों पर ना है। सपोर्ट किया जाए। आशीष, आप तो सीरियस एकेडमिक नंबर क्रंचिंग का काम करते हैं, आपको इस फिल्म में क्या दिलचस्पी हो गई? एक्चुअली पिछले 15 साल से करीबन 10 राज्यों में हमने काम किया है और ये देखा गया है कि हालांकि भारत में भी काफ़ी जगह सुधार हुआ है, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, लेकिन सारी पॉलिसी रिफॉर्म्स करने के बावजूद जो एक बहुत सेंट्रल मुद्दा है कि क्या लोग इसको वाकई एक कमर्शियल गुड और जिसके लिए पे करना चाहिए जैसे फ़ोन उसको समझते हैं या सोचते हैं इसमें भी अधिकार है जो गवर्नमेंट मुफ्त में देगी। और उसके बाद चूंकि सरकार भी अच्छी सर्विस नहीं दे पाती है तो उसका भी प्रॉमिस ठीक नहीं हो पाता है। तो इस सब पॉलिसी के बाद जो एक सामाजिक मुद्दा है जो कि बहुत ज़रूरी है हिंदुस्तान के लिए, बिकॉज आज़ादी के 70 साल के बाद 30 करोड़ लोगों के घर में अभी बिजली का तार नहीं है और सारी इंडस्ट्रीज़ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि अच्छी बिजली कैसे मिले। ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है और जब हमने मूवी देखी हमने कहा ये बहुत अच्छा मीडियम है जिससे लोगों में इस तरह की जागरूकता आ सके। ये बड़ी समस्या है। हम लोग भी जो बिजनेस चैनल चलाते हैं या जो लोग इकोनॉमी और पॉलिसी के स्पेस में काम करते हैं कि इश्यूज को रिलेटेबल कैसे बनाएं, तो यहाँ वो फिल्म ये काम बड़ी बड़ी खूबसूरती से कर रही है जिसमें आशीष जैसे एक्सपर्ट लोगों को भी दिलचस्पी हो गई कि इसको प्रमोट किया जाए। दीप्ति, आप ये बताएं कि जो कह रहे हैं विक्रम ने कहा कि इंटरटेनिंग है, ये फिल्म आपने बनाने की क्यों सोची थी, कहाँ से आया था ये आइडिया? आइडिया का क्रेडिट मैं नहीं ले सकती, फहद की पैदाइश कानपुर की है तो इसलिए हम वहाँ पहुँचे। ये फिल्म कानपुर के बारे में होने वाली थी लेकिन वहाँ पहुँचकर समझ आया कि जो ये बिजली का जंजाल है इसी से सब कुछ जुड़ा है और ये बन गया हमारा ठोस मुद्दा। ये पिक्चर बनाने के दो मेन रीजंस थे। एक ये था कि कानपुर को दर्शाया जाए, कानपुर जो एक टाइम पे एक शानदार मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहलाया जाता था, और दूसरा ये मुद्दा था कि 440 करोड़ लोग देश में बिजली के बिना रह रहे हैं, तो ये क्यों है, ये कैसे आगे हम सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल कर रहे थे। बिल्कुल। आप दरअसल पब्लिक पॉलिसी पढ़ रही हैं इस वक्त कोलंबिया में, मूल रूप से फिल्म बनाने के इरादे से नहीं आई थी, एक कॉज मिला इसलिए लग गई? नहीं, दोनों ही कारण थे। एक तो फिल्मों में दिलचस्पी है और दूसरा ये सब्जेक्ट मेरे लिए एक बहुत ही करीबी चीज़ हो गई, तो दोनों का जब मेल हुआ तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो फहद, आपके बारे में बताया गया कि आप कानपुर की पैदाइश है आपकी, तो आपने तो ये देखा होगा जी। तो और लोग ढूंढते हैं कि कहानी कैसे लिखी जाए। आपको रियल लाइफ में बचपन से लेके बड़े हुए होंगे तब तक कहानी पॉकेट में थी। कानपुर की सड़कों पे निकलना है और आप ऊपर देखेंगी और आप कहेंगी जी कहानी यहीं पर है। शुरुआत मेरे ख्याल से दीप्ति ने कहा कि कानपुर के ऊपर हम फिल्म बनाना चाहते थे। मैं इससे पहले मैंने जो फिल्म बनाई थी वो ऑस्ट्रिया में बनाई थी, वहाँ पे हम रह रहे थे पिछले 4-5 साल से। उसके बाद ये हुआ कि अब वापस जाना है और आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड कि मैं कानपुर के ऊपर कुछ करूँ। तो जब वहाँ से हमने शुरुआत करी तो कानपुर आते ही देखा कि ये तारों का जंजाल और एक तरीके से काफ़ी और इश्यूज सोसाइटी के भी रिलेट कर देती है ये बिजली, द हैव्स एंड हैव नॉट्स ऑफ द सिटी। एक शानदार शहर की डिमाइस एक तरीके से जिसे कहते हैं, तो इट बिकेम वो एक सूत्र बन गया, बिजली एक सूत्र बन गई जिससे हम काफ़ी कुछ चीज़ों को रिलेट कर पाए। जी, इस फिल्म में ये जो लोहा सिंह है, एक तो उस किरदार के बारे में बताइए, और ये फिल्म शायद ट्रैवल कर जाती है कुछ चुनाव, कुछ पॉलिटिक्स, कुछ ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, ज़रा उसको भी एक्सप्लेन करिए। लोहा सिंह को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उन्हें आपको देखना पड़ेगा, बल्कि उनसे साक्षात मिलना ही पड़ेगा। मेरे काफ़ी करीब दोस्त हो गए हैं लोहा सिंह, और उनसे आप उन्हें एक बार देखेंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे। एक तरीके से पूरे कानपुर का निचोड़ उनके अंदर है। वो कहते हैं ना कि वो एपिटोमाइज करते हैं कानपुर को। आप लोग अपनी प्रमोशन में लोहा सिंह को लेके घूम रहे हैं कि नहीं अनुराग के साथ साथ? लोहा सिंह को कानपुर की सड़क के सलमान खान तो लोहा सिंह को आप लोग प्रमोशन में एक्चुअली लेके आ रहे हैं? हम कोशिश करते हैं। लोहा सिंह को एक्चुअली ढूंढना बहुत मुश्किल, बिजी बहुत काम है जी। उनका टाइमिंग्स में डेट्स नहीं मिलती हैं वो किस तार पे किस वक्त कहाँ लटके होंगे ये बड़ा मुश्किल है ढूंढना जी। अब पुलिस भी उनको ढूंढते रहती होगी। जी जी जी, वो तो मतलब उनके पास फ़ोन नहीं है, उन्हें हमें पर्सनली जाके कानपुर के मोहल्लों में ढूंढना पड़ता है, फिर हम उन्हें लेके आते हैं चंद घंटों में जो हम शूट कर सकते हैं उनके साथ। एक्चुअली रियल लाइफ में वो एक प्रकार से अदृश्य व्यक्ति हैं, आप उनसे मिल नहीं सकते इस तरीके से। जी 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 जी, वो कई बार तो ऐसा होता है कि हम शूटिंग कर रहे हैं, लोहा सिंह जी यहाँ पे खड़े हैं और हमने 1 सेकंड के लिए मुड़े, फिर वापस देखा तो लोहा सिंह जी गायब, और फिर वो हमें फ़ोन करके हमें हमारे साथ
खेलते हैं कि देखिए अब आप यहाँ पे देखेंगे तो शायद मैं मिल जाऊँ, यहाँ पे देखेंगे शायद मैं मिल जाऊँ। तो बहुत ही दिलचस्प आदमी है और बहुत ही कानपुर के मतलब कानपुर की जो हिस्ट्री रही है और उनका जो सर्कमस्टांसेस रही हैं बहुत ही टिपिकल प्रोडक्ट हैं कानपुर के एक तरीके से। बिल्कुल। आशीष, आपने तो देख ही ली है फिल्म और जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग थोड़ा और दर्शकों को एक्सप्लेन कर दें कि ये कहानी लोकल कानपुर की नहीं है, क्यों ये ऑल इंडिया है और क्यों इसका रिलेवेंस है, ये ज़रा आप समझाइए नंबर से। अभी हम बात कर रहे थे कि साउथ दिल्ली में प्राइवेटाइजेशन के पहले 60% बिजली चोरी होती थी जी, जहाँ पढ़े लिखे लोग, ताकतवर लोग, पैसे वाले लोग रहते हैं जी। अब क्या हाल है? तो एक्चुअली भारतवर्ष में एक खास मुद्दा ये है कि अगर हम सीखना चाहें तो भारत में बहुत ऐसी जगहें हैं जिनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। करीबन 4 या 5 प्रदेश ऐसे हैं जिनमें काफ़ी लॉस होता था और ज़्यादातर चोरी लोग गरीबों को दोष देते हैं, पर ऑब्वियसली गरीब आदमी कितनी एनर्जी लेता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो सबसे ज़्यादा चोरी है उसका कारण सिर्फ गरीब लोग हों, क्योंकि चोरी हमेशा शहरों में ही ज़्यादा होती है। इसलिए शहरों में चोरी रोकना बहुत ज़रूरी चीज़ है। गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में, हम जहाँ बैठे हैं, मुंबई में, अहमदाबाद, सूरत, कलकत्ता, इनमें काफ़ी लॉस रिड्यूस किया गया है। और ये हर शहर की दास्तान है कि हम दूसरे को तो दोष देते हैं, लेकिन अगर हमें मौका मिले तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि भैया आराम से काम हो जाए कटियावास का। एक बहुत क्विकली मैं बताना चाहूँगा, इलाहाबाद का एक बंदा मुझे मिला, उसने कहा जब मैंने अपने यहाँ 5 स्टार का AC लगाया और कहा जरा मीटर लगा लूँ, तो बगल वाले ने आके बोला क्या बात है, पैसे ज़्यादा आ गए हैं, जो पैसे देने की कोशिश होगी। तो ये एक मानसिकता है जो बहुत डीप है, खासकर नॉर्थ इंडिया में। अनुराग, इस फिल्म के ट्रीटमेंट पर आते हैं, क्या इन पर ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, जो ट्रेलर हमने देखा है उसमें देख के लगता है कि काफ़ी कुछ इन लोगों ने वासेपुर स्टाइल का ग्रामर और वो एटीट्यूड लेने की कोशिश की है? नहीं, वो देखिए वासेपुर का जो स्टाइल है लोग बोलते हैं, वो एक्चुअली नॉर्थ इंडिया के एक रग रग में है। तो उसको आपको फिल्म से बोरो करने की जरूरत नहीं है, आप कैमरा लेके चले जाइए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप कैमरा जहाँ घुमाएंगे आपको वो दिख जाएगा। वो जो दबंगई है वो आदमी उसके साथ पैदा होता है वहाँ पे, जिसको मैं कहता हूँ ये राइजिंग नॉर्थ इंडिया जो है उसका ये जो मैचो एटीट्यूड है उसमें जाके देखने की स्पेशल अनुराग इफेक्ट नहीं है। नहीं कुछ नहीं। और नॉर्थ इंडिया का खास चीज मालूम है क्या है ना, जो पेट में ना जाए और जो शरीर पे ना पहन सके, वो बाकी सारी चीज मुफ्त चाहिए सबको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो पेट में ना जाए और जो शरीर पे ना और जो शरीर पे पहनना ना पड़े, वो सारी चीज मुफ्त चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। और वो हक है, लोगों को लगता है वो हमारा हक है। अच्छा, और नहीं मिलेगा तो हम ले लेंगे। और थोड़ा इंटरटेनमेंट क्वेश्चन बढ़ाने के लिए हमने सुना है कि इसमें कुछ आप लोग एक गाना और जोड़ रहे हैं, या क्या म्यूजिक? गाना है पहले से, गाना ऑलरेडी है, लेकिन इसको और कैसे पेप अप किया जा रहा है? वो गाना पहले से था पिक्चर में, कानपुरा करके एक गाना है, बहुत इंडियन ओशन है, राहुल राम और अमित कलाम जो इंडियन ओशन के म्यूजिशियंस हैं, तो मैं तो उनके मतलब काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ उनका। 15 साल से म्यूज़िक सुनते आ रहे हैं, उनके कॉन्सर्ट पे भी गए हम लोग। तो ब्लैक फ्राइडे का म्यूज़िक भी उन्होंने किया था। तो जब पिक्चर देखी तो देखा कि ये गाना है वहाँ पे, तो बोला कि इसका वीडियो करें, तो हाँ करते हैं, तो मैं करूँगा डायरेक्ट। तो किया हम लोग ने, मतलब एक कहानी बनाई है वीडियो के ऊपर कि राहुल और अमित कानपुर में हैं, वो कॉन्सर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन जहाँ भी जा रहे हो बिजली मतलब बंद होते जा रही है। तो जनरेटर चालू करते वो बंद होती है, कहीं और जाते बिजली बंद होती है। बस राहुल को बस एक गाने की इच्छा है, वो उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही क्योंकि बिजली जाते जा रही है। तो ऐसे करके एक एंटरटेनिंग आइटम नंबर बनाया हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। शहर जो है, शहर हमारा उसमें शहर जो है उस गाने की मल्लिका शेरावत है, कानपुर। अच्छा, शहर आइटम नंबर कर रहा है। अरे वाह, अरे वाह। और ये क्या सिलसिला है दीप्ति की, ये जो हीरो कौन है, विलेन कौन है, ये पता नहीं लगता और व्यूअर की मर्जी पर है कि वो अपना हीरो या विलेन चुन ले, ये क्या जरा एक्सप्लेन करें? जी बिल्कुल, मतलब फिल्म इसी तरह से बॉलीवुड से अलग है कि आप जानते नहीं हैं कि हीरो कौन है, विलेन कौन है। हर तरफ शेड्स ऑफ ग्रे नज़र आते हैं कि जैसे इंसान होते हैं असल ज़िंदगी में, कोई इतना अच्छा और इतना बुरा नहीं होता, समवेयर इन बिटवीन। तो क्या लोहा चोरी करता है, इज़ दैट रॉन्ग, इज़ दैट राइट? वो गरीबों को बिजली फ्री में बांटता है, क्या वो सही है, गलत है? जो ऋतु महेश्वरी जी चोरी रोकने की कोशिश कर रही हैं वो सही है, लेकिन गरीबों को, ऋतु महेश्वरी वहाँ की वो किसको की MD रह चुकी हैं वहाँ पर। तो यही हम कहीं बीच में से निकल के आपको कहानी सुना रहे हैं। हम अपनी तरफ से हम कोई साइड नहीं लेते, हम कोई मॉरल जजमेंट नहीं देना चाहते हैं। काफ़ी बार लोग हमसे पूछते हैं कि विलेन कौन है फिल्म का, तो हम पूछते हैं कि जी आप बताएं, मतलब क्या वो जनता जो वोट देती है या वो पॉलिटिशियन जो
वादे करते हैं, या जो ब्यूरोक्रेट जो आपके घर में घुस के बिल्स निकलती हैं, या वो बिजली का चोर जिसकी तार काटने की वजह से घर में बिजलियां नहीं आती हैं। लोहा सिंह जो है उसका काम क्या है कि किसी घर में रोशनी चला जाए उसके लिए चार्ज नहीं करता, लेकिन अब जो पॉलिटिशियन आपको बोलता है आपके घर में बिजली में पहुंचाऊंगा, वादा करके चला जाता है और ये नहीं बोलता कि आपको उसके लिए बिल देना पड़ेगा, आपको सिर्फ वोट देना पड़ेगा। आपको वोट देना पड़ेगा, बिल्कुल। विलेन आप अपना चुनिए। बिल्कुल। तो ये चूंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और असल जिंदगी की कहानी है, इसमें कुछ भी फिक्शन नहीं है, तो जो पॉलिटिक्स और चुनाव को बीच में लेकर के आए उन लोगों को हैंडल करने में या कहानी में फिट करने में कुछ दिक्कत हुई या सुविधा हुई, कुछ रेजिस्टेंस आया कि क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? ये फिल्म हमने एक्चुअली एक पीरियड के दौरान बनाई थी, तो ये 2011 से लेकर 2012 के बीच में एक साल कानपुर की बिजली का संकट हमने एक तरीके से दर्शाया था। तो फिर उस साल के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हुई हमारे मेन किरदारों के साथ जो आगे जाके जो इलेक्शंस हुए थे 2012 के यूपी स्टेट असेंबली इलेक्शंस, उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। तो एक तरीके से वो एक सूत्र बनता गया, और चूंकि हम वहाँ पे थे, हम काफ़ी ये सारी चीज़ें कैप्चर करते गए, तो वो एक बहुत ही क्लियर सा एक नैरेटिव आर्क बन गया, और एक तरीके से हर एक शहर की कहानी बन गई, जो स्टीरियोटिपिकली प्ले आउट करती है काफ़ी छोटे शहरों में इंडिया के। बिल्कुल। दीप्ति, जब भी आप लोग किसी कॉज या मैसेज के लिए फिल्म बनाते हैं कि ये बात कहनी है, तो खतरा ये होता है कि कितनी इंटरटेनिंग होगी और कितना लोग इसको देखना पसंद करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्री के स्पेस में इंटरटेनर बना पाना जनरली विरोधाभास है, एक साथ होता नहीं है। तो ये दिक्कत आई या आप लोग क्लियर थे कि इंटरटेन करना है? हम एक्चुअली शुरू से क्लियर थे। हमारी कोशिश ये थी कि इस फिल्म को घर लाया जाए। तो हम जानते थे कि यहाँ पे जो फिल्में बनती हैं, खास करके डॉक्यूमेंट्रीज फॉरेन फेस्टिवल्स में खूब सेलिब्रेट की जाती हैं, फॉरेन ब्रॉडकास्ट में दिखाई जाती हैं कि ये देखिए ये इंडिया की कहानी है, एक तरह से एक्सोटिसाइज भी हो जाती है कभी कभी। और हम सच में यही चाहते थे कि जो ये कहानी है, जिस जगह की कहानी है, वहाँ के लोग इसे देख पाएँ। तो शुरू से कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए, जैसे कि इंडियन ओशन का गाना जो कानपुरा है, जो टाइटल ट्रैक है फिल्म का, या फिर नैरेटिव स्टाइल जो रखा गया है जिसमें एक तरह से स्टोरी टेलिंग सबसे आगे है, हमारे लिए यही सबसे ज़रूरी था। इनफैक्ट हम पहले फिल्म बना रहे थे, मुद्दे बीच बीच में हम सटली बताना चाहते थे। हम ऐसी फिल्म नहीं बनाना चाहते थे जिसमें कि आप लोगों से कुछ सीख ले रहे हैं। बिल्कुल, तो उपदेश नहीं दे रही जी, है फिल्म। बिल्कुल। आशीष, आप क्या कहेंगे लोगों से इस फिल्म को क्यों देखा जाए? एक तो मैं बोलूँगा जो सब कह रहे हैं कि उस मूवी को देख के आप कहीं ना कहीं अपने आप को ज़रूर देखेंगे, खासकर अगर आपका नॉर्थ इंडिया से ज़रूर कोई भी ज़रा सा लिंक है। मैं खुद एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छोटे से ज़िले से हूँ, तो मुझे अपना दादना का, नाना का, सब दिखता है। हर आदमी से आदमी आइडेंटिफाई कर सकता है, और मेरे ख्याल से मूवी तभी बढ़िया होती है। तो लोगों को देखना चाहिए, बिकॉज एंटरटेनमेंट है, प्लस एक समाज का बहुत अच्छा प्रतिबिंब है। और उसके बाद आपस में हम क्या सोचते हैं, ये कौन सी चिंगारी लेके आता है, वो फिर आगे की बात है। पर देखना एंटरटेनमेंट के लिए और लोगों को अपने महसूस करने के लिए। बिल्कुल। अनुराग, इस बहाने थोड़ा सा आपकी और विक्रम की राय लेना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आजकल बहुत लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, तरह तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन इनको वो एक्सपोजर या वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है हिंदुस्तान में। वायबल नहीं है, कहें तो बिजनेस के लैंग्वेज में कहें तो ये वायबल धंधा नहीं है। क्या अब उसकी शुरुआत हो रही है? आपका ये इंटरवेंशन वन ऑफ माना जाएगा या दरअसल कोई नया ट्रेंड हो रहा है जो हमको पता नहीं और हम आपसे समझना चाहते हैं? नहीं, ये शुरुआत तो मेरे ख्याल से हो चुकी है। डॉक्यूमेंट्री का हमारा एक्चुअली क्या ना, हम लोग डॉक्यूमेंट्री से स्कार्ड हो चुके थे। बचपन में दूरदर्शन में जब कृषि दर्शन और ये सब देख के हमें डॉक्यूमेंट्री से डर लग गया था। डॉक्यूमेंट्री हमारा वो टीचर है जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, जो आता और ऐसे बोलता उसको पता भी नहीं कि हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्री वो क्लास है जो सब बंक मारते थे। वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो जो फियर है अभी धीरे धीरे जा रहा है, वो फियर अभी जा रहा है। ये सब शुरुआत आई थिंक कहीं ना कहीं हुई थी वो फैजा की डॉक्यूमेंट्री सुपरमैन ऑफ मालेगांव से। बिल्कुल। हाँ, तो उस समय शुरू हुई थी और वो एक अलग रूप ले चुकी है। आज देखिए, जैसे काटियाबाज मेरी नज़र में डॉक्यूमेंट्री नहीं है, पूरी हिंदी फिल्म है। ये ठेठ हिंदी फिल्म है जो सब कुछ देती है, जिसलिए आप फ्राइडे को हिंदी फिल्म देखने जाते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हिंदी फिल्म जो भारत में हम जैसे डिफाइन करते हैं मनोरंजन के लिए, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मतलब एक लोहा सिंह, अगर लोहा सिंह ना होकर सलमान खान होता तो आप तो बोलते कि हाँ ये तो करेक्ट है। इसके ऊपर हम हमारे हीरोज जो है रोल करते हैं। और उस फिल्म में माँ भी है एक, और माँ और बेटे का कॉन्फ्लिक्ट भी है, और एक विलेन भी है जो पढ़ा लिखा है। बिल्कुल। तो वो एक, और वो
पुअर वर्सेस रिच वर्सेस पुअर भी है, वो स्ट्रीट भी है, वो सब कुछ है जो एक हिंदी फिल्म में होता है, और गाने भी है और कॉमेडी भरपूर है। तो आपने इसको एक अच्छी फिल्म है, इंटरटेनिंग फिल्म है, ये देख करके चुना और इसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, बहुत ही अच्छी, मेरे लिए नया था ना, मेरे लिए, हमारे लिए तो बहुत ही नया। डॉक्यूमेंट्री को इस नजरिए से देखना, वो नजर इन दोनों की है। इन्होंने किस तरह से इस गंभीर समस्या को देखा, तो आप हंस रहे हैं, मैं तो फिल्म देख रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। जब फिल्म खत्म होती तब आप रियलाइज करते हैं यार ये तो हमारे अगल बगल चारों तरफ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये फिल्म एक मोमेंट के लिए रुकती नहीं है आपको समझाने के लिए। बिल्कुल। तो विक्रम ये समझाएं, थोड़ा आपसे समझेंगे कि जो लोग फिल्में इस वक्त बना रहे हैं, नया करना चाहते हैं, या जो नए लोग आ रहे हैं नया काम करना चाहते हैं, उनके लिए इस फिल्म का क्या एक रिलेवेंस है, या इससे क्या कहानी उनको हम बताएं? जो फिल्म मेकर्स हैं जी, मुझे लगता है मतलब एक जो अनुराग कह रहे थे ना कि एक फायजा के जो शुभमन और मालिका जो आई थी 3-4 साल पहले, तो दैट वाज अ वाटरशेड डॉक्यूमेंट्रीज के लिए। वैसे ही फ़ारेनहाइट 9/11 बनी थी, माइकल मोर ने बनाई थी 2004 में, विच तब जाके भी अमेरिका में भी मतलब डॉक्यूमेंट्रीज आती थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन दैट डॉक्यूमेंट्री चेंज अभी थी। मेरा ये मानना है कि कटियाबाज इज दैट डॉक्यूमेंट्री जो यहाँ पे जाके एक वाटरशेड बन जाएगी, जहाँ पे पिक्चर आएगी, लोग देखेंगे, काफी लोग देखेंगे, और फिल्म मेकर्स को भी, दर्शकों को भी ऐसा लगेगा कि यार डॉक्यूमेंट्रीज आर नॉट ऑलवेज गुड। ये फिल्म एक स्केल के लेवल पे और मास अपील के लेवल पे शायद टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बन सकती है। मतलब हमारा ये मतलब इरादा है कि हो जाए। बट और डॉक्यूमेंट्रीज बिजनेस के लिए बल्कि बहुत अच्छी हैं। डॉक्यूमेंट्रीज इतनी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। बिल्कुल। और डॉक्यूमेंट्रीज को आपको उस तरह से 3000-5000 प्रिंट पे रिलीज करने का प्रेशर नहीं होता है। बिल्कुल। और वो धीरे धीरे आपके अंदर घुसती हैं। तो ये भी होती है कि इतने कम डॉक्यूमेंट्रीज आ रहे हैं ना कि एक मेरे हिसाब से हो गया कि एक गारंटी ऑफ क्वालिटी हो गई है डॉक्यूमेंट्रीज को देख के। मतलब देखने जाओ कि वर्ल्ड बिफोर हर और सुब्रमण्यम ऑफ मालेगांव और दिस फिल्म और एनी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। सबके सब अच्छी फिल्म है, बिकॉज बहुत ही बेहतरीन है। हाँ, ये बेहतरीन फिल्म होनी पड़ेगी अब थिएटर पे आने के लिए। बिल्कुल। जाहिर है जब इतनी चर्चा हो गई है तो लोगों की दिलचस्पी होगी कि 22 को हम कहाँ देख पाएंगे इसको। ये डिसीजंस मेरे ख्याल से अभी लिए जा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली सारे या 15 से ज्यादा शहर भी शायद अब आप लोगों को और सपोर्ट। उम्मीद तो है कि ये काफी वाइड जाएगी। बहुत बॉम्बे दिल्ली में तो हम देख ही लेंगे। जी और लखनऊ कानपुर तो आप इंश्योर करेंगे? कानपुर तो बिल्कुल है ही, मतलब वहाँ पे तो हम जम जाएंगे। बिल्कुल। इस बातचीत का दरअसल मकसद यही था कि स्पेशल शो CNBC आवाज इस पर क्यों करे, क्योंकि एक पावर सेक्टर के बारे में हम हमेशा बात करते रहते हैं। उसको, इस इशू को इस तरीके से क्लिंच कर देना सिंपल ढंग से, जो एक फिल्म बनाने के शौक के तौर पर फहाद ने और दीप्ति ने किया, बहुत अच्छी शुरुआत की। आप लोगों को बहुत बधाई है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये फिल्म बहुत अच्छा करे। अनुराग, वर्ल्ड बैंक या विक्रम ने इसको सपोर्ट किया, एक अच्छी चीज़ है। और मुझे लगता है कि इसको और लोग कॉपी करें, इमुलेट करें, ये बहुत अच्छी बात होगी। और जैसा आपने बताया कि इसके कैरेक्टर में लोहा सिंह का इंतजार हमको भी रहेगा। 22 तारीख को अगर आप हमको बुलाएंगे तो ठीक है, वरना हम टिकट लेकर के जाके इसको जरूर देखेंगे कि लोहा सिंह शायद हमारा एक प्रकार सा ईमानदारी का, बेईमानी का और हिपोक्रेसी का जो हमारी है, उसका एक बढ़िया सा आईना होगा। उससे जरूर मिलना चाहिए हमको। आप सबों का शुक्रिया। नमस्कार। शुक्रिया। उजड़ी रियासत लुटे सुल्तान, न तुम्हारी बुलबुल आधी जान। आज सदी की आज नदी के